2022 के बाद तो लोकसभा चुनाव हो लिया, विधानसभा चुनाव हो लिया और चुनाव के वक्त सबकी एक तरह से गर्दन हाथ में आ जाती है। 1 लाख मास्टर और उनके साथ जुड़े हुए परिवार और मास्टर पढ़ा लिखा सिविलाइज्ड व्यक्ति होता है समाज में, औरों को भी प्रभावित करता है। 2 पैसे भी गोज मोह है। तो आप लोग सरकार पे क्यों नहीं दबाव बना पाए? उसमें जब हम विभाग को ये बता के आए कि इससे आपका सारा जो तबादले होंगे वो बिल्कुल ख़राब निकलेंगे, इसका जो रिजल्ट होगा बिल्कुल ख़राब आएगा, उसके बावजूद भी सरकार ने तबादले किए और उसी का परिणाम है कि सब स्कूलों में तालाबंदी हुई। मास्टरनियाँ है जिसमें जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी। जी 22 के ड्राइव में क्या हुआ कि अगर किसी विद्यालय में बच्चे हैं तो वहाँ तो अध्यापक पहुँच नहीं पाया और अध्यापक को वहाँ भेज दिया जहाँ उसको पढ़ाने के लिए बच्चे ही नहीं हैं। लेकिन 16 के बाद पॉलिसी में इतने बदलाव कर दिए गए कि वो पॉलिसी जो है ना तो बच्चों के हित की रही और ना ही अध्यापक के हित की। पुरानी सरकार थी, यानी जो हमारे खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, तो वो एक पॉलिसी लेके आए थे। उस पॉलिसी को नाम दिया था OTTP, ऑनलाइन टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी। 2016 में वो इसको बदलाव है। उन बदलाव में कुछ ऐसी पॉइंट निकल के आए जिसके कारण बहुत सारे अध्यापक कोर्टों तक चले गए और जिसमें भाई आज ये नौबत आ गई है कि अब फिर से दोबारा सरकार को नई पॉलिसी लेके आने पे मजबूर हो गई सर। तो पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है सरकारी स्कूलों का, लेकिन सरकार का और सरकारी बाबुओं का जो रवैया है, सरकारी मास्टर को तो ऐसे देखते हैं कि फ्री की तनख्वाह कुट्टा है और हमारी जो खेप है वो खराब हो गई इन टैब के कारण। टैब को जब विद्यार्थियों को दिया गया, एक अलग सोच के कारण दिया गया था, लेकिन उसके जो रिजल्ट आए वो बहुत हानिकारक है। बच्चों ने उन टैब के अंदर जो सॉफ्टवेयर डाल के दिया उसको कहीं ना कहीं से तुड़वा लिया, क्रैक करवा लिया और उसको एक एंड्रॉयड फ़ोन की तरह इस्तेमाल करना। कि कहने के बाद भी, बार बार कहने के बाद भी अगर तबादले नहीं हो रहे तो शिक्षा विभाग को कंट्रोल कौन कर रहा है? जो टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो कैबिनेट की बैठक में पास हुई है और लगातार हम उम्मीद करते हुए अधिकारियों के पास, शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं और इसी संदर्भ में हमने एजिटेशन की भी कॉल दे रखी है कि अगर जल्दी से जल्दी तबादले नहीं हुए तो भाई अध्यापक को मजबूरन सड़कों पे आना पड़ेगा। और आज जब कैबिनेट में पास हुई है तो थोड़ा एक सकारात्मक ऊर्जा है कि पॉलिसी जब पास होती है तो उसका अगला स्टेप जो है वो ड्राइव चलना ही होता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं, जैसा कि निदेशक महोदय ने हमें एक आश्वासन भी दिया है कि 15 तारीख तक हम इसको अमली जामा पहना देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान हैं सतपाल सिंधु। सिंधु साहब हसला के राज्य प्रधान हैं और हरियाणा में करीब 1 लाख सरकारी मास्टर मास्टरनियाँ हैं। पिछले काफ़ी समय से सभी की एक ही मांग है कि जो सरकार की पॉलिसी है उसके हिसाब से तबादले किए जाएं, क्योंकि उससे स्कूल भी प्रभावित है, शिक्षा भी प्रभावित है और मास्टर और मास्टरनियाँ भी प्रभावित है। उसी मुद्दे को लेकर के सिंधु साहब से हम कई सारी बातें करेंगे। सिंधु साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट स्टूडियो में। सत्सिंह जी, आपको मेरा नमस्कार और आपके जितने दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मास्टर मास्टरनी अरुण के आप प्रधान तो जैसा मैंने भी मेंशन किया, 1 लाख के करीब सरकारी मास्टर मास्टरनियाँ हैं जिसमें जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी। जी, तो थोड़ा सा ये जो आपकी यूनियन है हसला, इसके बारे में थोड़ा बताएं, फिर हम सवाल जवाब शुरू करेंगे। जरूर सर। जैसा कि आपने अपने संबोधन में शुरू में ही बताया कि मैं राज्य प्रधान हूँ और हमारे संगठन का अगर पूरा नाम की हम बात करें, हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन इसका पूरा नाम है और लगातार दूसरी बार ये राज्य प्रधान की जिम्मेदारी मेरे को दी गई है। वैसे इसके अंदर हमारे पीजीटी जो लेक्चरर साथी हैं उनको शामिल किया जाता है। इसमें मास्टर या जिसको आप टीजीटी कह सकते हैं या जेबीटी को इसमें शामिल नहीं किया जाता। लेकिन जिस मुद्दे को आपने छुआ है उसकी अगर मैं बात करूं तो स्वाभाविक तौर पे बिल्कुल आज के दिन सभी
कैडर के अध्यापक जो हैं, चाहे वो जेबीटी है, चाहे टीजीटी है, चाहे हम पीजीटी हैं या प्रिंसिपल है, सबको ट्रांसफ़र की आवश्यकता है और ज़रूर उस पर भाई आज के दिन हम आपसे बातचीत करेंगे। मास्टरनी और सरकार का क्या बिगाड़ा, इतने लंबे समय से खुद की पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। शिक्षा भी प्रभावित है, स्कूल भी प्रभावित और मास्टरनी प्रभावित है। देखो, इसके लिए थोड़ा सा पीछे हमें चलना पड़ेगा। जब पुरानी सरकार थी, यानी जब हमारे खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, तो वो एक पॉलिसी लेके आए थे। उस पॉलिसी को नाम दिया था OTTP, ऑनलाइन टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी। 2016 में वो इसको लेके आए और उसमें हसला संगठन ने भी आगे बढ़ के उसको स्वीकार किया और उसको लागू करवाने में अपना अहम योगदान दिया। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, या आप ये कह लीजिए कि उसमें अधिकारियों के द्वारा मनमाफिक बदलाव किए गए, तो जो पॉलिसी का वास्तविक रूप था वो खो गया। और 2016 से आज जब 2025 भी ख़त्म होने को है, लगभग कुल 10 साल हो गए हैं। और 10 साल बीतने के बाद जो उस पॉलिसी के तहत ट्रांसफ़र होनी थी वो केवल 4 बार हो पाई, 2016 में, 17 में, 19 में और 22 में। अगर देखा जाए, उस पॉलिसी का एक सबसे अहम बिंदु ये है कि हर साल तबादले होंगे, लेकिन हर साल तबादले नहीं हो पाए। उसका मेन कारण जो रहा वो यही रहा कि उसमें बीच बीच में बहुत सारे बदलाव किए गए। और आप ये भी कह सकते हो कि बदलाव तो चलो देखी जाए, 2 बार तो पूरी पॉलिसी को ही ख़त्म करके नई पॉलिसी विभाग लेके आया है। अच्छा। तो जो बदलाव है, उन बदलाव में कुछ ऐसी पॉइंट निकल के आए जिसके कारण बहुत सारे अध्यापक कोर्टों तक चले गए। और जिसमें भाई आज ये नौबत आ गई है कि अब फिर से दोबारा सरकार को नई पॉलिसी लेके आने पे भाई मजबूर हो गई सरकार। जी, तो इस सारे माया जाल में टीचर्स कैसे प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, 2022 का मैं उदाहरण ले लेता हूं। जब ट्रांसफर ड्राइव चला तो उससे पहले एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसको रैशनलाइजेशन कहा जाता है। जी। रैशनलाइजेशन में बच्चों की संख्या के आधार पे विद्यालय में ये देखा जाता है भाई किस विषय का अध्यापक होना चाहिए। जी। और जब वो रैशनलाइजेशन डाटा संगठन को मिला तो उसमें हमें बहुत सारी अनियमितताएं मिली और समय रहते हमने विभाग को ये चेताया। विभाग के साथ साथ हमने शिक्षा मंत्री के माध्यम से सरकार तक वो बात पहुंचाई कि अगर इस रैशनलाइजेशन डाटा से आप ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एक बहुत खराब ड्राइव चलेगा। वो खराब कैसे, जैसे कि आपने पूछा कि अध्यापक तंग क्यों हैं। 22 के ड्राइव में क्या हुआ कि अगर किसी विद्यालय में बच्चे हैं तो वहां तो अध्यापक पहुंच नहीं पाया और अध्यापक को वहां भेज दिया जहां उसको पढ़ाने के लिए बच्चे ही नहीं है। तो ये एक मिसमैच हो गया, जिसको आप सॉफ्टवेयर का इश्यू भी कह सकते हो, जिसको आप रैशनलाइजेशन डाटा का गलत प्रयोग भी कह सकते हो, जिसके कारण एक अव्यवस्था फैल गई। और 22 में आपको ध्यान भी होगा कि बहुत सारे विद्यालयों में गांव की तरफ से तालाबंदी की गई कि भाई जब अध्यापक ही नहीं आप भेज रहे हो जिस विषय के बच्चे उपलब्ध हैं, तो फिर भाई उस ट्रांसफर का, उस तबादले का फायदा क्या है। तो 2016 में जब पॉलिसी आई तो इसका जो सार था वो यही था कि भाई हर एक विद्यालय में बच्चों तक अध्यापक पहुंचाया जा सके और अध्यापक को भी पूरा संतुष्टिपूर्वक उसका स्टेशन मिल सके, यानी उसके घर के नजदीक उसको भेजा जा सके। यानी कि उसमें बच्चों का भी हित देखा गया और अध्यापक का भी हित देखा गया। लेकिन 16 के बाद पॉलिसी में इतने बदलाव कर दिए गए कि वो पॉलिसी जो है ना तो बच्चों के हित की रही और ना ही अध्यापक के हित की रही। लेकिन वो तो डिमांड किए होंगे ना किसी ने कोई शिकायत की होगी, कोई अप्लाई किया होगा, कुछ तो हुआ होगा ना। ऐसे सरकार ने तो खुद की पॉलिसी बना दी, अमेंडमेंट के पीछे भी तो कारण रहे होंगे ना। देखिए, ये बिल्कुल आपका जो प्रश्न है वो वाजिब है कि बदलाव होता है तो किसी की मांग पे होता है। लेकिन अगर हम आपको ये बताएं तो कभी भी ये चीज़ें संगठनों से चर्चा की ही नहीं गई। ठीक है, 2016 में हसला संगठन को बुला के पॉलिसी के बारे में चर्चा जरूर हुई,
लेकिन उसके बाद जितने बदलाव किए गए, किसी भी अधिकारी ने चाहे वो बदलाव किए हों, कभी कोई चर्चा नहीं, ना कोई किसी अध्यापक से प्रत्यक्ष रूप से बात करके वो बदलाव किए गए। और उसी का परिणाम है कि ये पॉलिसी जो है वो बच्चों के हित में भी नहीं रही और अध्यापक के हित में भी नहीं रही। अगर समय रहते उन बदलावों को संगठन से, अध्यापकों से चर्चा कर ली जाती, तो जो आज इस पॉलिसी का असर हुआ है वो नहीं होता। 22 का जो ड्राइव का मैंने आपको उदाहरण दिया है, उसमें जब हम विभाग को ये बता के आए कि इससे आपका सारा जो तबादले होंगे वो बिल्कुल खराब निकलेंगे, इसका जो रिजल्ट होगा बिल्कुल खराब आएगा, उसके बावजूद भी सरकार ने तबादले किए और उसी का परिणाम है कि सब स्कूलों में तालाबंदी हुई। नहीं, सारी बातें सही हैं। 100% कोई भी पॉलिसी फुल प्रूफ नहीं हो सकती, कमियां सदा रहेंगी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, 2022 के बाद तबादले नहीं हुए, जबकि हमारे शिक्षा मंत्री डांडा साहब ने कई बार स्टेटमेंट दिया, अब अगले हफ्ते 15 दिन में इस तारीख को, उस तारीख को तबादले हो जाएंगे, वो भी नहीं हुए। तो शिक्षा मंत्री की कहने के बाद भी, बार बार कहने के बाद भी अगर तबादले नहीं हो रहे तो शिक्षा विभाग को कंट्रोल कौन कर रहा है? देखिए, ये जो आपका पर्सन है, वैसे तो शिक्षा मंत्री इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जब सत्र शुरू भी नहीं हुआ था, फरवरी माह में ही ये कहना शुरू कर दिया था कि अब की बार जब नया सेशन आएगा, यानी जो अप्रैल से शुरू होता है, उसमें हम आपके तबादले कर देंगे। उसके बाद मेरी भी उनसे जब बातचीत हुई, तकरीबन जून महीने की बात है ये, जून महीने में हम मिले तो उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त किया कि हाँ, आपके जल्द से जल्द तबादले होने वाले हैं। और वो आश्वासन मिलते मिलते अब आपके सामने नवंबर भी आ गया है, अभी तक तबादले सिरे नहीं चढ़े हैं। कारण तो क्या देखते हो पीछे? मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि देखो, परेशान तो हो रहे हैं ना, शिक्षा भी प्रभावित हो रही है, शिक्षक भी प्रभावित हो रहे हैं और बच्चे तो ऑब्वियसली प्रभावित हो ही रहे हैं। फिर फायदा किसको हो रहा है इसका? तीनों प्रभावित हैं। हम जितनी बार भी निदेशालय में जाते हैं, हम अधिकारियों से मिलते हैं, तो हमारा भी जो कर्तव्य है, संगठन का कर्तव्य है, भाई शिक्षा परम कर्तव्य है, बच्चों का नुकसान ना हो। तो हम समय रहते अधिकारियों को ये चीज़ कहते हैं कि जो प्रक्रिया आप अप्रैल में शुरू करते हैं उसको समय रहते दिसंबर जनवरी में शुरू करें। और जिसको आज तक जितनी बार भी ड्राइव चला, चारों बार, वो हमेशा अगस्त तक जाके संभव हो पाया है, सितंबर में भी जाके संभव हो पाया है। यानी इसको आप ये कह लीजिए, जो संवेदनशीलता है अधिकारियों की, उसमें मैं बिल्कुल कमी मानता हूँ। क्योंकि उनके बच्चे नहीं पढ़ते ना उन सरकारी स्कूलों में। जी, ये भी एक कारण हो सकता है कि ये तो कारण, बड़ा कारण है। जब संगठन वहां जाता है, ये चीज बताता है कि जी 22 की ड्राइव में अध्यापक को आपने ऐसी जगह भेज दिया जहां पे उसके पास पढ़ाने के लिए बच्चे नहीं हैं। हमने बहुत एग्जाम्पल वहां पे दिए हैं। और 22 के बाद आप 3 साल से देख लीजिए कि वो अध्यापक हमारा वहां पे अपना जो पोटेंशियल है वो किसको देगा जब बच्चे ही नहीं है तो। और मैं ऐसे सैकड़ों आपको उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं कि जहां पे बच्चे मौजूद हैं लेकिन अध्यापक है ही नहीं वहां पे। मैं सरकारी इंटरव्यू में आगे बढ़ने से पहले सरकारी स्कूलों की ताकत बताता हूं। इंडिया को अगला चीफ जस्टिस जो मिलने वाला है वो हिसार के, पेटवाड़ के सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है, जो कि वो अपने पहले तो वो था ना कि अपने दरी या टाट काख में लटका कर तख्ती लेकर वहाँ पढ़ा है। ये देखिए सरकारी स्कूल की ताकत है। एमडी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, सरकारी सेटअप है, तो जितनी फैसिलिटीज़, क्योंकि वो तो 1984-84 में पढ़े हुए हैं, तो आज के मुकाबले तो फैसिलिटीज़ बहुत कम होती, लेकिन शिक्षा थी, शिक्षक थे, वही बड़ी बात थी। तो पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है सरकारी स्कूलों का, लेकिन सरकार का और सरकारी बाबुओं का जो रवैया है, सरकारी मास्टर को तो ऐसे देखते हैं कि ये फ्री की तनख्वाह कुट्टा है, और सरकारी बच्चों को तो एक तरह से वो अपना वेपन बनाते हैं आप लोगों को ह्यूमिलिएट करने के लिए। आप किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या ऐसा अनुभव कभी हुआ? देखिए, सबसे पहले तो जो भी हमारे चीफ जस्टिस के बारे में आपने बताया, ये हमारे बड़ा गर्व का विषय है और हम इसके लिए बड़ा गौरवान्वित हैं कि वो आज उस
पद पे हैं कि हम भी उस चीज को आधार बना के अपने सरकारी स्कूलों के बारे में बता सकते हैं। उनका सारा परिवार शिक्षा से संबंध रखता है। जी, सारे शिक्षक उनके परिवार में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने एक बात बताई है जो कि इस इंटरव्यू के माध्यम से एक आम आदमी तक पहुंचे भी। और जहां तक अध्यापकों की पोटेंशियल की हम बात करें तो जितने भी अध्यापक, चाहे वो किसी कैडर का है, वो बहुत सारी परीक्षाएं देकर यहाँ तक आया है। जैसे एक मानसिकता सेट होती है, बिल्कुल आपने कहा कि अध्यापक तो फ्री की तनख्वाह तोड़ रहे हैं, ऐसा बाबू सोचते हैं और हो सकता है कि एक आम धारणा भी हो ये। तो पहली बात तो अध्यापक का जो ये पद है, उस पद तक आने के लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ती है। आप खुद अवेयर हैं और शिक्षा से आप काफ़ी जुड़े भी रहे हैं, आपने चीज़ें देखी हैं। जिस पद पे हम कार्यरत हैं कि उसमें सबसे पहले तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके बाद आपको एक जो हरियाणा स्तर का एक टेस्ट है जिसको एस्टेट हम कहते हैं, वो क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद जब आगे बात बढ़ती है तो जो हमारे रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं वो स्क्रीनिंग भी लेती हैं, स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। तो उस पद तक आते आते एक निखार होता है, तब उस पद पे जाके आपको सिलेक्शन मिलता है। तो रही पोटेंशियल की बात, बिल्कुल अध्यापकों में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है और हमारे पास विद्यालयों में इस तरह के अध्यापक उपलब्ध हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को तराश के न केवल देश तक, विदेश तक की यात्राएं करवाई हैं। और चीफ जस्टिस जी का आपने नाम लिया है तो वो भी एक सरकारी अध्यापक से पढ़े हुए ही विद्यार्थी रहे होंगे जी। तो पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, अध्यापक अपना 100% देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जब 2022 के बाद तबादले नहीं हो रहे, शिक्षक खास करके महिलाएं कैसे प्रभावित हैं, क्योंकि 60% महिलाएं हैं। देखिए, हमारे शिक्षा विभाग में आज के दिन लगभग 50 से 60% महिलाएं कार्यरत हैं और उनके पास दोहरी जिम्मेदारी होती है। वो अपने परिवार को भी संभालती हैं और साथ में एक नौकरी की भी जिम्मेदारी उनके पास होती है। जब एक महिला को अपना गृह जिला छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के दूसरे या तीसरे जिले में नौकरी करने पे मजबूर होना पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि क्या तो वो अपने बच्चों को शिक्षा दे रही है, उसके विद्यार्थियों को, और दूसरी जिम्मेदारी भी निसंकोच उस प्रभाव डालती है। सिलेबस की भी तो है ना कि सिलेबस कितना करवाए, अगला टीचर आगे करवाएगा, वो पूरे मतलब टूटे हुए मन से पढ़ाया जाता है। आप वर्क प्लेस आपके नज़दीक है और अच्छा है, इसमें आप भी मानेंगे कि आपको यही पॉडकास्ट अगर हम कहें कि चंडीगढ़ में जाके करना है तो वो एक अलग से एक व्यवहार हो जाएगा आपका। और हमें तो डे टू डे इतनी दूर, मैं आपको बताऊं कि हमारी महिला साथी भी लगभग हर रोज 100 से 150 किलोमीटर का सफर कर रही हैं और तब जाके वो अपने अध्यापन कार्य में कितना वो एनर्जी दे पाएंगी, कितना वो वापस आके अपने परिवार को संभाल पाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल सही बात है। रूटीन में क्या होता है कि टीचर्स जिनकी भी दूर दूर बदली जाती है अपनी कार पूल करके मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी महिला टीचर को जानता हूँ कि उसकी ड्यूटी है नरवाना, कार चलानी आती नहीं और कोई मतलब उस तरह के रूट का कोई सिस्टम बना नहीं, कई जरूर, क्योंकि महिला को कार पूल में सिर्फ पुरुषों के साथ जाने में बड़ा कंफर्ट, परिवार का भी है, खुद का भी कंफर्ट लेवल है। तो वो सुबह 4:30 बजे उठ करके खाना खुना सारा बच्चों का परिवार को संभाल करके हरियाणा रोडवेज की बस पकड़ती है, रोहतक से जींद और फिर आगे नरवाना और फिर वापस भी आती है, फिर परिवार को संभालती है। आप सोच के देखो उसकी मनोस्थिति, उसकी फिजिकल मतलब क्या नहीं उसके साथ बीत रही है। इन्हीं चीज़ों को लेके हम बताते हैं अधिकारियों को कि अगर आप हर साल तबादले करेंगे तो ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी जो कि आज उत्पन्न है। आप खुद सोच के देखें, जो हर साल चलना चाहिए ड्राइव, वो 3 साल तक नहीं चल पाया है। तो अध्यापक किस स्थिति में आज गुजर रहा है? शोषण से तो कम नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से शोषण ही है ये। शोषण से ज्यादा है। हमारी महिला स्थिति इस पोजीशन में है, ठीक है भाई, आज के समाज को देखते हुए पुरुष गाड़ी भी चला लेता है और उसके लिए शायद 100 किलोमीटर कम हो सकते हैं, लेकिन हमारी महिला साथी के लिए तो 50 किलोमीटर ही बहुत ज्यादा है।
तो इसी चीज को लेके हम बार बार शिक्षा मंत्री से मिले। लेकिन 2022 के बाद तो लोकसभा चुनाव हो लिया, विधानसभा चुनाव हो लिया, और चुनाव के वक्त सबकी एक तरह से गर्दन हाथ में आ जाती है। 1 लाख मास्टर और उनके साथ जुड़े हुए परिवार, और मास्टर पढ़ा लिखा सिविलाइज्ड व्यक्ति होता है समाज में, औरों को भी प्रभावित करता है, 2 पैसे भी गोज मोह है। तो आप लोग सरकार पे क्यों नहीं दबाव बना पाए? देखिए, बीच में चुनाव आया तो हमें भी थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि चुनावी टाइम पे सरकार तबादले नहीं करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 साल चुनाव ही रहे हो। ये मैंने आपको एक शब्द यूज किया था कि ये सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है कि वो शिक्षा के प्रति कितने संवेदनशील है, और विभाग में अधिकारी कितना संवेदनशील है। क्या उनको पता नहीं है कि जो ये अभी अध्यापक ना होने की वजह से जो हमारे सरकारी स्कूलों का विनाश जो हो रहा है, विनाश वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है, कैसे विनाश होगा? 2022 के सितंबर में आपने तबादले किए, और जहां पे बच्चे उपलब्ध है किसी विषय के, और अध्यापक को उठा के आपने किसी दूसरे स्टेशन पे भेज दिया है। पहले तो उन बच्चों का भविष्य आपने खराब किया जो बच्चे पढ़ रहे थे उस विषय को। चलो जैसे तैसे करके हमने उनका वो जो एक सेशन था पूरा करवाया, ठीक है। उसके बाद आप और मैं उदाहरण ले लेते हैं कि आप किसी सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे को कब दाखिला दिलवाते हैं। पहले तो आप ये देखेंगे कि वहां पे उस विषय का अध्यापक उपलब्ध है या नहीं है। हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी यही रहती है। जब आप अभिभावक के तौर पे अपने बच्चे का दाखिला करवाने गए और वहां पे आप पाते हैं कि इस विषय को पढ़ाने के लिए अध्यापक ही नहीं है, तो आप खुद बताइए कि क्या आप अपने बच्चे का वहां दाखिला करवाएंगे? नहीं। तो जो ये एनरोलमेंट का जो डिक्लाइन हुआ है, आप 3 साल का डाटा देखेंगे तो आप चकित रह जाएंगे। उस ट्रांसफर के कारण, या जो नहीं हो रही है ट्रांसफर, हमारे सरकारी विद्यालय उस पोजीशन पे आ गए हैं कि वो बंद होने के कगार पे हैं। तो सरकार ने जो मर्जर पॉलिसी थी, और उसके बाद जो सरकारी स्कूल की जो सेटअप था, वो सारा का सारा आप ये मानिए किसी प्राइवेट यूज के लिए उन्होंने निर्धारित कर दिया है। तो ये क्या शो करता है? अगर सरकार, जापान का एग्जांपल दे जाता है कि एक बच्चा ही पढ़ रहा है तो ट्रेन चलती है बकायदा, बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल चलता है, टीचर आता है, और यहाँ मुझे लगता है सैकड़ों बच्चे बिना टीचर के पूरा सेशन निकल जाता है। मैं यहाँ पे इस बात को जरूर जोड़ना चाहूंगा कि हमारी जो 2 व्यवस्थाएं हैं, एक तो ये शिक्षा देने की व्यवस्था या एक स्वास्थ्य देने की, दोनों ऐसी व्यवस्थाएं हैं। आप इसको एक मजाक के सेंस में भी ले सकते हैं कि हॉस्पिटल जब खोला जाएगा जब आदमी बीमार होंगे, या पहले अस्पताल होना चाहिए? पहले अस्पताल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। यही बात विद्यालयों के लिए भी कही जाती है कि बच्चे नहीं हैं, विद्यालय खोलेंगे, अध्यापक आप देंगे, तभी बच्चे आएंगे। आप ये कह के स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं कि बच्चे नहीं हैं। बच्चे 1 साल हो सकता है किसी विषय के ना आए। सरकारी जो व्यवस्था होती है वो कभी भी अर्निंग बेस पे नहीं चलती। वो यही है कि पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आप 2 साल, 3 साल, 4 साल ना आए उस विषय के, तो एक अध्यापक को सरप्लस कह सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस साल नहीं है तो इस अध्यापक को यहां से उठा दिया जाए। नेक्स्ट सेशन में कोई अभिभावक आएगा, उसको अध्यापक नहीं मिलेगा, बच्चों का एनरोलमेंट नहीं करवाएगा। एक और बड़ा इशू जो है ना, सुनने में अक्सर आता है कि CCL जो खास महिलाएं जो है ना उसके लिए अप्लाई करते हैं, और एक ACP, ये दोनों टीचर अप्लाई करता है CCL में महिलाओं, जब उनको ज़रूरत होती है तब नहीं मिलती है। मान लीजिए किसी का बच्चा बीमार है, तो बच्चा बीमार अब है अगले 2 दिन के लिए, तो वो फाइल जो है मैनुअल सब कुछ करवाना पड़ता है, आगे जाएगा तब तक उसका बच्चा, कई बार तो ये तो 6 महीने बीत जाते, 3 महीने बीत जाते हैं। तो एक तो मिलती नहीं, कई बार क्योंकि ये बहुत सारे हम भी इसी समाज में रहते, कई बार बिना सिफारिश CCL मिलती नहीं। आपकी सिफारिश नहीं है तो फिर आपको फाइल के पहिए लगाने पड़ते हैं। तो ACP के बारे में भी ये सुनने में सच क्या है? क्योंकि आप तो खुद एक अध्यापक हैं और प्रधान होने के नाते हर तरह का इनपुट आपके पास आता होगा। देखिए, मैं पहले ACP की बात कर लेता हूँ। पहले ACP भी हमारे मैनुअल होते थे, और वित्त विभाग ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया HRMS, और अब हमारे जितने ACP हैं वो ऑनलाइन हमारे इनिशिएट हम करते हैं, और इनिशिएट होके वो आगे फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। तो ACP में जो पहले ये समय लगना,
या जो सिफारिश थी या जो पहिए लगाने वाली आप बात कही है, जिससे मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा कि वो व्यवस्थाएं थी, लेकिन उन पे बहुत हद तक आज के दिन एसीपी के मामले में रुकावट आई है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन है। लेकिन वहाँ भी एक अभी कमी है, लूप होल आप उसको कह सकते हो। अगर एसीपी लेते समय एक अध्यापक को कम से कम ये 7 से 8 स्टेप फाइल जाती है, उस पे कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है कि एक स्टेप पे कितने दिन फाइल रहेगी। तो ये बहुत बार हमने पाया है कि ऑनलाइन रहते हुए भी उन चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है जो कि पहले ऑफलाइन में भी होती थी। अगर एक क्लर्क के पास एक फाइल 1 महीने से पड़ी है, तो उसका मतलब जो अध्यापक है या कोई भी कर्मचारी है वो दूसरे तरीके से लेके जाता है कि उसने फाइल को रोक रखा है, तो कोई ना कोई इसकी जो इच्छा है प्रत्यक्ष रूप से कुछ और ही है। तो ऑनलाइन हुआ, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां हैं, उनको भी दुरुस्त करने की जरूरत है कि टाइम बाउंडेड एक प्रोसेस हो और अधिकारी उसको या कर्मचारी उसको समय रहते आगे फॉरवर्ड करे। ये तो एसीपी की हम बात कर रहे थे। और बात कर रहे थे दूसरी सीसीएल की, जो कि आज के दिन संगठन के लिए भी एक अहम मुद्दा है, अहम मांग है। और इसमें अगर संगठन के प्रयासों की बात की जाए तो हम एसीपी की तरह ही, जैसे एचआरएमएस एक सॉफ्टवेयर मैंने बताया, हम बार बार अधिकारी से मांग कर रहे हैं, डायरेक्टर महोदय से मांग कर रहे हैं कि इसको भी आप ऑनलाइन कर दीजिए। और उसको ऑनलाइन करवाने के पीछे हमारा एक ही मकसद है कि जो एक तो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, इन छोटी छोटी चीजों के लिए अध्यापक को सिफारिश लगवानी पड़ती है, उसका समय भी खराब हो रहा है, तो एक तो उसमें उसको निजात मिले। और यहाँ चर्चा चल ही रही है, तो अभी शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पे एक सॉफ्टवेयर डेवलप भी किया है, जिसके जरिए जो हमारी सीसीएल फाइल जो होगी वो भविष्य में ऑनलाइन जाएगी और सीसीएल हमें अवेल हो पाएंगी। लेकिन टाइमली हमने अब उस चीज को एसीपी से सीखते हुए अधिकारियों को बताया है कि जी हर एक सीट का टाइम बाउंडेड प्रोसेस जरूर रखना कि ये 5 दिन एक स्टेज पे रहेगी, 10 दिन एक स्टेज पे रहेगी, कोई ना कोई फिक्स टाइम हो। ऑब्जेक्शन लगे तो रिटर्न जल्दी आए। और आपने जो बात बिल्कुल ठीक कही, अब मैं इसको और थोड़ा सा खोल के बता देता हूँ। भाई एक हमारी महिला साथी है जिसने सीसीएल अप्लाई की है, भाई घर में बच्चा बीमार है, तो यहाँ तक भी हमने देखा है कि वो बच्चा बीमार होकर ठीक भी हो लिया है और उसकी सीसीएल अप्रूवल आई नहीं है, या अप्रूवल आई है तो लेट आई है, वो लेट आती है। फिर उसका जब तक जो उसका मेन कारण था हमारी महिला साथी का लेने का, वो जब तक पूरा हो चुका होता है। और तरह तरह के नियम, जिनको आप ये भी कह सकते हो कि वो हरियाणवी लैंग्वेज में घर की भाई इरका का लिखनिया, तो जो वहाँ पे अधिकारी हैं जो सीसीएल अप्रूव करते हैं, वो तरह तरह के नए नियम लगा देते हैं कि 10 साल से छोटा बच्चा होना चाहिए तभी फाइल को आगे मूव करें, घर की परिस्थितियां एडवर्स हो तो मूव करें। यानी कि नया अधिकारी आता है, नए नियम बना देता है। जबकि हमारे अगर सेवा नियमों की बात की जाए तो सीसीएल के लिए हमारे सेवा नियम अलग से मौजूद है। और पहिए लगा देते हो। देखिए, मैं इसको बिल्कुल स्वीकार करता हूं, ये न केवल शिक्षा विभाग में ये इस पहिए लगाने वाला जो आपका शब्द है ये व्याप्त है, और संगठन इसी के लिए प्रहरी की तरह काम करता है। और अगर हमें पता लगता है तो उसको हम अधिकारियों को समय रहते बताते हैं कि भाई इस सीट के ऊपर इस प्रकार की प्रैक्टिस की जा रही है या पैसे मांगे जा रहे हैं, हम खुल के बताते हैं। और उसको हमने बहुत हद तक हमने उसको सीमित भी कर दिया है। और उसी लिए हम अब इस चीज़ को ऑनलाइन के लिए प्रयासरत हैं कि हमारी जो महिला साथियों की एक सबसे बड़ी मांग कह लीजिए, सबसे ज़रूरत कह लीजिए, वो आसानी से उनको मिले और वो सुविधा जो है बिल्कुल उनको डोर स्टेप का जो एक वर्ड होता है उस तरीके से मिले कि इनिशिएट की है उसके एक समयबद्ध प्रणाली से उसको मिल पाए। अच्छा, सीसीएल तो जैसे महिलाओं के लिए होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पुरुष जो होता है उसको भी जरूरी तो नहीं कि मदर कई बार सिंगल पेरेंट चाइल्ड होता है, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान भी है, आप लोगों की डिमांड भी है कि भाई ये मेल को भी दी जाए? इसमें सीसीएल जो है हमारी वो 2 साल के लिए हमारी महिला कर्मचारी ले सकती है, लेकिन ऐसा पुरुषों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उसमें बस एक पैटर्निटी लीव का ही प्रावधान है, वो बहुत सीमित समय के लिए आपको मिलती है। और रही बात कि सिंगल जो फादर है, अगर किसी वजह से मदर एक्सपायर हो गई हैं और कोई रीज़न है, तब कंडीशनेबल है, वो फादर को मिल जाती है।
लेकिन अगर मदर अलाइव है तो वो मदर ही अवेल कर पाएगी। लेकिन ऐसे केसेस आए हैं कि अगर मदर नहीं है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है फादर, तो वो भी सीसीएल ले सकता है, वो कंडीशनेबल है। ऐसे एग्जाम्पल एक और शिक्षकों से एक और नई बात सुनने को मिल रही है कि एक ऑनलाइन डायरी का सिस्टम चला दिया गया है। पहले ही टीचर को एकेडमिक काम के अलावा नॉन एकेडमिक कामों में उलझाए रखता है, अब ये ऑनलाइन डायरी वाला, इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की, क्या चाहते हैं वो? जैसे अभी हम टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी पे बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा कि इसमें संगठन से बिना पूछे मनमाफिक बदलाव किए गए हैं बहुत सारे। और ऐसे ही जो ऑनलाइन टीचर डायरी की हम बात करें, विभाग ने आदेश जारी किया कि अब से अध्यापक जो हैं वो मैनुअल डायरी नहीं लिखेंगे। अब डायरी का कॉन्सेप्ट में थोड़ा जैसे आम दर्शक जो हमारे वो उस चीज़ को समझ पाएँ कि क्या होती है ऑनलाइन डायरी। जो पूरे दिन की गतिविधियां हैं अध्यापक अपने कक्ष में करवाता है, किस प्रकार करवाता है, उसका सारा ब्यौरा हमें लिखना होता है। और अगले दिन की भी जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में बताना होता है, उसको लेसन प्लान के माध्यम से हमें मेंशन करना होता है। मैनुअल ये की जाती थी, लेकिन अभी पिछले कई सालों से हमें जो डायरी फिजिकली दी जाती थी विभाग की तरफ से, वो दी नहीं जा रही है। उसको हम अपने स्तर पे खरीद के कॉपी में रजिस्टर में हम अपना रिकॉर्ड मेंशन रखते हैं, अच्छे ढंग से रख भी रहे थे। लेकिन पता नहीं किसके दिमाग में ये एक आइडिया आया कि इसको ऑनलाइन कर देते हैं। मतलब जो पहले से ऑनलाइन पोर्टल चल रहे हैं वो तो उनसे समझ नहीं रहे हैं, और ये और एक पोर्टल हमारे बीच में बिना हमसे कोई बात किए, ना कोई चर्चा की, ना कोई सजेशन डिमांड किया, और एक ही वो जबरदस्ती थोपने वाली बात है। बल्कि पीछे निदेशक महोदय से मैं मिला तो इसको मैंने उनको यही बताया जी, किसान आंदोलन हुआ हमारा, और किसान आंदोलन में किसान कह रहे थे जी ये जो 3 कानून आप लेके आए पहले हमसे चर्चा तो कर लेते, ये कानून हमारे लिए आप हमें बता रहे हो ये अच्छे हैं। किसान कह रहे हैं अरे पूछ तो लेते, अच्छे तो बाद की बात है, सीधा कानूनी बना दिया, लागू करने वाली बात होगी। तो इसी पॉइंट पे हमने उनको यही सिंपल बताया जी, डायरी किसके लिए? अध्यापक के लिए है, तो अध्यापक को शामिल तो कर लेते। मतलब आप लोग सीसीएल वाले प्रोसेस को ऑनलाइन के लिए कह रहे हैं, वो डायरी वो हाँ वो उस पे ध्यान नहीं है, उनका नहीं, उनका ध्यान ये है कि आपका ध्यान शिफ्ट हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है को भाई इससे पीछा छोटा। हमने यही कहा कि जी थोपने की बात हो गई है तो कि आप थोप रहे हैं हमारे ऊपर, तो थोपने से पहले एक बार चर्चा का विषय। उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें जो भी आपके सजेशन है आप वो दे दीजिए। मैं कहा जी ये तो हम आपको कह रहे हैं तो आप पूछ रहे हो। होना तो ये चाहिए कि कोई भी चीज़ विभाग में अध्यापकों से संबंधित या हमारे विद्यार्थियों से संबंधित है तो उसको आप अध्यापक से पहले पूछें। चलो मैं इसी को आगे बढ़ा लेता हूँ। ऑनलाइन कोई भी पोर्टल है तो उसके लिए आपको पहले पूरा अवेयर होना पड़ेगा उसको चलाने के लिए। उस लेटर को आए कम से कम 4 से 5 महीने हो गए हैं सत्सिंह जी, और उसके बारे में अब तक ना तो किसी ट्रेनिंग फॉर्मेट का इजाद किया गया है कि भाई उसको कैसे लिखा जाएगा कैसे नहीं लिखा जाएगा। और कहा क्या जाता है कि अध्यापक जो फोन चला रहा है तो डायरी भी भर लेगा। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि हमारे आज के दिन भी ऐसे सीनियर अध्यापक हैं जो फोन उठाना सुनना एक अलग चीज होती है, लेकिन हम उनको कोई ऑनलाइन पोर्टल के बारे में बताएंगे तो दे आर नॉट कैपेबल टू डू। वो ऐसे नहीं है कि वो उसको कर पाएंगे। आप एंड्रॉयड फ़ोन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप सारी गतिविधियां जो एआई से संबंधित हैं सारी जानते होंगे, नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन सिंधु साहब, जो टीचर लाख रुपये घर लेके जा रहा है वो अपडेटेड नहीं है, टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना। देखिए आप अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मैं अभी मेरे इस जवाब से पहले मैंने आपको क्या कहा कि 4 से 5 महीने हो गए हैं। कोई भी चीज़ इजाद की जाती है तो उसके लिए ट्रेनिंग शेड्यूल भी होता है, ट्रेनिंग मॉड्यूल भी होता है, बताया जाता है, या सीधा थोप दिया जाता है। और चलो उसको भी हम कहते हैं केवल 20% ऐसे हमारे अध्यापक होंगे जो इतने वेल अवेयर नहीं है कि वो ऑनलाइन उस पोर्टल को अपडेट कर पाए। हमने 80% को तो कहा ही नहीं। 80% हमारा अध्यापक वेल अवेयर है और ही और सी कैन डू, इजिली वो कर सकता है। लेकिन अभी मैं उसी को आपको प्रैक्टिकली उसका नुकसान बताऊंगा। जब उस डायरी को भरने के लिए हम बैठते हैं, सबसे पहली बात, अगर हमारा नेटवर्क अच्छे ढंग से काम कर रहा है, जो कि रूरल एरिया में संभव नहीं है कि सब जगह एक जैसा हो, बैठना शुरू कर देते हैं और ये मानते हैं, मन में बातें समान रहे हैं कि नेटवर्क फुल है। हमने उसको शुरू किया, उसमें कम से कम 50 से 1 घंटा लग जाता है भरने में। और उसमें ऐसे बहुत सारे अनावश्यक इनपुट डाले गए हैं जिनका कोई कोरिलेशन ही नहीं है।
यानी कि फिजिकल डायरी में और ऑनलाइन डायरी में दिन रात का अंतर है और केवल समय बर्बादी है। हमें टेक्नोलॉजी से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम तो खुद, ये आपको सीसीएल का आपने उदाहरण दिया है, हम मूव करना चाहते हैं वहां पे, एसीपी का पहले ही वित्त विभाग ने कर रखा है, तो हमें ऑनलाइन डायरी से भी परहेज नहीं है, लेकिन उससे वो टाइम खराब हो रहा है जो कि हमें बच्चों को देना चाहिए। गैर शैक्षणिक कार्य इतने हमारे ऊपर पहले ही ऑलरेडी है, एक और गैर शैक्षणिक कार्य जोड़ दिया है। जिस डायरी को हम 10 से 15 मिनट में पूरी गतिविधियों को लिख सकते हैं, उसके लिए 1 घंटा कंज्यूम करवाया जा रहा है हमसे। अच्छा सिंधु साहब, एक और बड़ा मुद्दा खास करके अपने ग्रामीण इलाके में है, और खाप वगैरह ने भी कई बार ये मुद्दा उठाया है, जो ये टैब वाला सिस्टम है, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को टैब, और ख़ास करके इसको देने के बाद लड़के लड़कियां आपस में बात भी करते हैं, उस पर इंस्टाग्राम भी चलाते हैं। हालांकि सरकार तो इसको बार बार मना कर रही है, और सरकार ने तो डिसकंटिन्यू नहीं किया, लेकिन गांव ने अपने स्तर पर, पंचायत ने, मौजूद लोगों ने इसको डिसकंटिन्यू करवा दिया गया। इसको लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, टैब जब विभाग के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि हम अभी बोर्ड क्लासेस से शुरू करेंगे और बच्चे जो हैं वो आईटी से फैमिलियर हो जाएंगे और उनका जो आईक्यू है वो डेवलप होगा, उनकी जो सोच है वो डेवलप होगी, तो संगठन ने भी ये एक बार सोचा कि भाई ठीक है, कोई नई चीज़ आती है तो उसको एक बार एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, और हमने उसको सहर्ष स्वीकार किया। हमारी तरफ से बिल्कुल उसमें कोई भी विरोध नहीं था। लेकिन जैसे जैसे किसी चीज़ को यूज़ किया जाता है तो उसके ड्रॉबैक्स बाद में आपके सामने आते हैं, और जब से टैब आए हैं और आज के दिन की बात की जाए तो उस टैब का बच्चों के ना तो आईक्यू लेवल को डेवलप करने में कोई फ़ायदा मिला, और ना ही शायद उनका बौद्धिक स्तर मतलब बढ़ पाया, आप ये कह सकते हो। कहीं ना कहीं बच्चों को उसका नुकसान हुआ। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि एक हमारी जो खेप है वो खराब हो गई इन टैब के कारण। टैब को जब विद्यार्थियों को दिया गया, एक अलग सोच के कारण दिया गया था, लेकिन उसके जो रिजल्ट आए वो बहुत हानिकारक है। बच्चों ने उन टैब के अंदर जो सॉफ्टवेयर डाल के दिया उसको कहीं ना कहीं से तुड़वा लिया, क्रैक करवा लिया, और उसको एक एंड्रॉयड फ़ोन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अध्यापक की भी लिमिटेशंस होती हैं कि एक चीज़ विभाग ने दी है बच्चों को यूज करने के लिए, तो वो भी एक लिमिट तक ही उसके ऊपर ध्यान रख पाता है। ज़्यादातर ध्यान अभिभावक का होता है कि वो उसकी तरफ ध्यान दे, और विद्यालय में आता है तो अध्यापक का होता है। तो जब लोग के तुड़ने की बात आई कि बच्चे तो इसका जो यूज है वो नहीं कर रहे, बल्कि इसका तो गलत चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि उस पर तो बहुत ऐसी सामग्रियां बच्चों ने देखी हैं जो कि इस स्तर पे वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। और इस चीज़ को हमने अधिकारियों को समय रहते बताया कि ये चिंता का विषय है और ये बहुत हानिकारक रहेगा भविष्य के लिए। विभाग ने उस पर जितना जैसे तैसे करके संज्ञान लिया, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, कि अपडेट किया कि वो लोग तुड़वाना ना जा सके, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ी बात। कुल मिला के जो टैब है वो आज के दिन हानिकारक चीज़ है, और इनको सरकार जितना जल्दी हो सके वापस ले लेगी तो वो अच्छा रहेगा, बशर्ते इन टैब को अध्यापकों को दिया जा सकता है कि वो इसका इस्तेमाल करके अपने आप को अपडेट रखें और उस टेक्नोलॉजी का बच्चों को फायदा मिल सके। बच्चों को नहीं देना चाहिए सीधे तौर पर। अच्छा, अभी हमारे सूत्रों से पता लगा है कि सरकार दोबारा से करोड़ों का टेंडर, दोबारा से टैब, एक फ्रेश जो बैच आएगा उसको देने की भी विचार कर रही है। ये बिल्कुल गलत होगा। अगर इस प्रकार का कोई भविष्य में दोबारा टैब देने की बात है तो संगठन इसका पुरजोर विरोध करेगा, क्योंकि शिक्षा तो रही नहीं टैब के माध्यम से। चलो ठीक है, आज का समय है कि टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाना पड़ता है। हम भी विद्यालयों के अंदर जो हमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दे रखे हैं उनके माध्यम से पढ़ाते हैं, और वो अच्छा भी है, टीचिंग में होने भी चाहिए, लेकिन बच्चों को टैब देना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। और अगर पास्ट डेटा आप देखेंगे उसका कोई फ़ायदा बच्चों को नहीं मिला है। अच्छा, अब लास्ट में आपको क्या लगता है कि टीचर ट्रांसफ़र कब तक हो पाएंगे? जो मेन पॉलिसी के हिसाब से कब तक सबको रिलीफ मिल पाएगा? देखिए, आज जब हमें पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमें पता लगा है कि
जो टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो कैबिनेट की बैठक में पास हुई है और लगातार हम उम्मीद करते हुए अधिकारियों के पास, शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं और इसी संदर्भ में हमने एजिटेशन की भी कॉल दे रखी है कि अगर जल्दी से जल्दी तबादले नहीं हुए तो भाई अध्यापक को मजबूरन सड़कों पे आना पड़ेगा। और आज जब कैबिनेट में पास हुई है तो थोड़ा एक सकारात्मक ऊर्जा है कि पॉलिसी जब पास होती है तो उसका अगला स्टेप जो है वो ड्राइव चलना ही होता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं, जैसा कि निदेशक महोदय ने हमें एक आश्वासन भी दिया है कि 15 तारीख तक हम इसको अमली जामा पहना देंगे। 15 नवंबर तक तो जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। जी, प्रयास जारी हैं संगठन की तरफ से और अगर संगठन के प्रयास सकारात्मकता लेके आते हैं तो हो सकता है कि 15 तक हो जाए, अन्यथा फिर अध्यापक सड़कों के ऊपर होगा। चलो सिंधु साहब, आपने समय दिया, टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में बताया, CCL के बारे में बताया, ACP के बारे में बताया, ऑनलाइन डायरी के बारे में बताया और लास्ट में टैब के बारे में बताया। आपने प्रकाश डाला काफ़ी सारी चीज़ों पर और हमारे दर्शकों को भी नई चीज़ों का पता लगा होगा या एक थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आई होगी। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, सत्संग जी, नमस्कार जी।